नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह से, यहाँ पे सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको नई वीडियो मिल जाए। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि सहायक अध्यापक लिखित परीक्षा की भर्ती के लिए विज्ञान विषय की सभी वीडियोज़ को आप देख लें, क्योंकि एक वीडियो मैं और बना चुका हूँ और आगे भी बनाऊँगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, विज्ञान का पार्ट 2। ठीक है, तो विज्ञान का पार्ट 1 में बना चुका हूँ जिसमें मैंने काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस को कवर किया था। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन को ही महत्व दिया जाएगा, क्योंकि परीक्षा में वन लाइनर क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे जिनका जवाब आपको एक लाइन में ही देना होगा। तो यहाँ पे उन्हीं क्वेश्चनों का मैंने समावेश किया है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन रही है इस वीडियो में। तो बल का मात्रक एसआई पद्धति में न्यूटन है। देखो, मात्रक 2-3 रह गए थे पिछली वाली वीडियो में, तो यहाँ पे मैं उनको कवर कर रहा हूँ। तो एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन है, और सीजीएस, ठीक है, इस पद्धति में इसका मात्रक डायन है। ठीक है, बल का मात्रक डायन है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या है, तो इसका आंसर डायन है। और 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डायन होता है। ठीक है, 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डायन होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपकेंद्री बल के उदाहरण। तो पहले हम ये जान लें कि अपकेंद्री बल क्या होता है। अपकेंद्री बल वह बल होता है जो सदैव वृत्त के केंद्र की ओर लगता है। ठीक है, वृत्त के केंद्र की ओर लगता है, या कोई भी वृत्ताकार वस्तु के केंद्र की ओर लगता है, उसे अपकेंद्री बल कहते हैं। तो अपकेंद्री बल की आपको डेफिनेशन वहाँ पे नहीं पूछी जाएगी, आपसे ये पूछा जाएगा कि अपकेंद्री बल के उदाहरण बताइए। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से उदाहरण बनते हैं। इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना अपकेंद्री बल का उदाहरण है। नेक्स्ट है, किसी मोड़ या रेल या कार के मुड़ते समय अपकेंद्री बल की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति। जैसे सौरमंडल में सूर्य के चारों ओर ग्रह गति करते हैं, तो उनका जो अपकेंद्री बल हो तो वो केंद्र की ओर होता है, सूर्य की ओर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अपकेंद्री बल में त्वरण की दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होती है। तो जो त्वरण होता है उसकी दिशा भी वृत्त के केंद्र की ओर होती है। नेक्स्ट है, वृत्ताकार पथ में केंद्र की ओर लगने वाले बल को अपकेंद्री बल कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन भी चलो एक लाइन में आ गई है कि वृत्ताकार पथ में केंद्र की ओर लगने वाले बल को अपकेंद्री बल कहते हैं। चलो, ये तो केंद्र की ओर हुआ, और आपका ये अपकेंद्री बल आ गया। अब नेक्स्ट आपका है अपकेंद्री बल। तो मैं आपको बता दूं कि अपकेंद्री बल क्या होता है, वो बाहर की ओर लगता है, वृत्त के केंद्र की ओर नहीं लगता है। तो इसके उदाहरण देख लीजिए, क्रीम निकालने की मशीन, जो दूध से क्रीम निकाली जाती है, वो अपकेंद्री बल का उदाहरण है। ड्राई क्लीनर की मशीन, ठीक है। नेक्स्ट है, चक्रीय झूले की अपकेंद्री बल के उदाहरण है। ठीक है, चक्रीय झूले भी जो होते हैं वो अपकेंद्री बल के उदाहरण होते हैं। और अपकेंद्री बल की दिशा अभिकेंद्री बल के विपरीत होती है। ठीक है, और यह वृत्त के केंद्र के बाहर की ओर लगता है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो अपकेंद्री बल और अपकेंद्री बल मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वन लाइनर की दृष्टि से, तो बल आघूर्ण। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है। बल द्वारा पिंड को एक अक्ष की परतः घुमाने की प्रवृत्ति को उस अक्ष की परतः बलाघूर्ण कहते हैं। ठीक है, बलाघूर्ण क्या है, तो किसी अक्ष की परतः जब किसी पिंड को घुमाया जाता है तो बलाघूर्ण उसको कहते हैं। जैसे घरों की चक्की में हत्था कीली से दूर लगाया जाता है, जो घरों में चक्की होती है तो वो जो हत्था दूर लगाया जाता है जिससे कि कम बल लगाना पड़े। अगर हम कीली के पास ही हत्था को लगा देंगे, जैसे मान लो ये है, तो अगर हम हत्था को यहाँ लगा देंगे तो बहुत बल लगाना पड़ेगा, और हत्था यहाँ लगाते हैं तो कम बल लगाकर भी हम अपना कार्य अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे बलाघूर्ण का यहाँ पे एक अच्छा सा उदाहरण देखने को मिलता है। तो वही है, तो इसके उदाहरण भी हैं, जैसे मान लो यही घरों की चक्की में हत्था कीली से दूर लगाया जाता है, यह बलाघूर्ण है। नेक्स्ट है, पानी निकालने वाला हैंडपंप का हत्था काफ़ी लंबा होता है। ठीक है, पानी निकालने वाला जो हैंडपंप होता है उसका हत्था काफ़ी लंबा होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें बलाघूर्ण काम करता है। जैसे मान लो ये है नल, तो इसका हत्था काफ़ी दूर होता है, यहाँ से हम लोग खींचते हैं तब पानी आता है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अगर यही हत्था इतना ही लंबा हो तो हमको बहुत अधिक बल लगाना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से बलाघूर्ण को आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है बल युग्म का आघूर्ण। अब बल युग्म के आघूर्ण में बात यह है कि बल तो वैसा ही लगाया जाता है लेकिन दो विपरीत दिशाओं में लगता है। ठीक है, उसे बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। जैसे किसी वस्तु पर दो बराबर लगेंगी किंतु विपरीत दिशाओं में लगाए गए समानांतर बलों को बल युग्म कहते हैं। इनका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। जैसे पानी का नल खोलना, ठीक है, पानी का नल जो टोंटी होती है, टैप, ठीक है, पानी के नल वो हम खोलते हैं तो एक बल अलग दिशा में लगता है और एक दूसरी दिशा में लगता है, तो बल युग्म है। या दबात का ढक्कन खोलना, जब हम कोई ढक्कन खोलते हैं तो हमारी उंगलियों के
प्रक्रिया हम देख सकते हैं कि एक दूसरे के विपरीत होती है। ठीक है, चाबी से ताला खोलना, जो हम चाबी से ताला खोलते हैं तब भी बल युग्म का गुण काम करता है। घड़ी में चाबी भरना बल युग्म आदि के उदाहरण है। तो ये उदाहरण आप बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। बल युग्म के उदाहरण कौन है, आपसे पूछा जा सकता है कि बल युग्म के उदाहरण का एक एग्जाम्पल दीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बल युग्म के बाद उत्तोलक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी प्रश्न निश्चित रूप से बनेगा। तो देखते हैं क्या है। उत्तोलक एक सीधी अथवा टेढ़ी छड़ होती है। ठीक है, जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। ठीक है, तो उसको उत्तोलक कहते हैं। तो उत्तोलक में आलम्ब, आयास तथा भार नामक 3 प्रमुख बिंदु होते हैं। इसी पे आपको पढ़ना है। उत्तोलक जो होता है उसमें ये 3 मुख्य पॉइंट होते हैं, इन्हीं को हम पढ़ेंगे सही से। ठीक है, तो पहला इसमें है आलम्ब। ठीक है, तो आलम्ब क्या होता है, तो जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है उसे आलम्ब कहते हैं। ठीक है, कोई निश्चित बिंदु, जैसे मान लो ये है कोई झूला। ठीक है, इस तरफ एक लड़का बैठा है और एक इस तरफ बैठा है, तो आलम्ब क्या है, एक निश्चित बिंदु, यहाँ से पूरा टर्न हो रहा है ये झूला। ठीक है, ये ऐसा भी होगा एक समय, एक ऐसा भी होगा, तो कुल मिला के ये क्या है, आलम्ब है। ठीक है, और अगला है आयास। उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए जो बल लगाया जाता है उसे आयास कहते हैं। ठीक है, उसे आप आयास कहेंगे। और भार, उत्तोलक द्वारा जो भार उठाया जाता है तो उसे भार कहते हैं। ठीक, तो ये 3 पॉइंट हैं उत्तोलक को समझने के लिए। अब उत्तोलक का सिद्धांत क्या है इसको भी देख लीजिए। आयास गुणा आयास भुजा बराबर भार गुणा भार भुजा। ठीक है, तो ये आपका, जैसे मान लो ये उत्तोलक है, ये आपका आलम्ब है और ये आपका भार है। ठीक है, और यहाँ पे आयास लगाया जा रहा है। तो इसमें क्या होता है, इस भुजा का गुणनफल और इस भुजा का गुणनफल दोनों का बराबर रहेगा। ठीक है, यही बात है समझाने के लिए। तो उत्तोलक का यांत्रिक लाभ भी पूछा जाता है। तो बिल्कुल सभी क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट रखे हैं। तो उत्तोलक का यांत्रिक लाभ क्या होगा, भार बटे आयास। ठीक है, तो आलम्ब, आयास तथा भार की विभिन्न स्थितियों के कारण उत्तोलक 3 प्रकार की होती हैं। तो उत्तोलक में आलम्ब, आयास तथा भार की जो स्थितियां होती हैं उनके अनुसार हम उत्तोलक को 3 प्रकार से डिवाइड करते हैं। तो जो कि निम्नलिखित प्रकार से हैं। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि प्रथम श्रेणी का उत्तोलक किसे कहते हैं। तो आपको आंसर देना पड़ेगा कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक क्या है, इसमें क्या कंडीशंस होती हैं, तो पढ़ लेते हैं। तो इसमें आलम्ब एफ भार, आयास तथा भार के बीच में होता है। जैसे ये देखो लिखा है आलम्ब एफ भार और आयास के बीच में होता है, तो उसे प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कहते हैं। और उसमें कंडीशन क्या है, इस प्रकार के उत्तोलकों का यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम और 1 से अधिक होता है। ठीक है, तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना पड़ेगा कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण क्या है। तो आप उदाहरण बताएंगे कैंची, प्लास, साइकिल ब्रेक तथा तराजू। ठीक है, ये आपका पॉइंट कंप्लीट हुआ प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। अब देखते हैं द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक। तो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या है कि जो भार होता है, ठीक है, लोड, वो आलम्ब और आयास के बीच में होता है। अब यहाँ पे भार बीच में आ गया, ये देखिए, और आलम्ब और आयास के बीच में है। ठीक है, और इसका यांत्रिक लाभ सदैव 1 से अधिक होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। यांत्रिक लाभ पूछा जा सकता है कि द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ कितना है, तो 1 से अधिक। और इसके साथ साथ ये भी पूछा जाएगा कि द्वितीय श्रेणी के उत्तोलकों का उदाहरण क्या है। तो नींबू निचोड़ने की मशीन, कब्जी वाला दरवाजा। ठीक है, ये आपके द्वितीय श्रेणी के उदाहरण है। नेक्स्ट देते हैं तृतीय श्रेणी के उत्तोलक कौन से होते हैं। तो इसमें आयास जो होता है, ठीक है, जो हम बल लगाते हैं, आयास ई भार तथा आलम्ब के बीच में होता है। अब आयास जो है वो आलम्ब और भार के बीच में है, और इसका यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि इसका यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होगा। और इसके उदाहरण देखिए, चिमटा, मनुष्य का हाथ और किसान का हल। तो उदाहरण भी आपको याद करना है, उत्तोलकों का यांत्रिक लाभ भी याद करना है, और उत्तोलक क्या है ये भी आपको सही से याद करना है। ठीक है, तो ये उत्तोलक वाला टॉपिक मेरे ख्याल से समाप्त हुआ। नेक्स्ट है गुरुत्व केंद्र। ठीक है, तो किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहाँ पर वस्तु का समस्त भार कार्य करता है। तो गुरुत्व केंद्र जो भी होगा, जैसे मान लो ये वस्तु है, तो वहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो है, जो भी गुरुत्व केंद्र है यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, तो देखते हैं कि गुरुत्व केंद्र में कुछ नियमित वस्तुओं के गुरुत्व केंद्र क्या होते हैं, देख लेते हैं। तो इसमें पहला है एक समान छड़। तो छड़ के अक्ष का माध्य बिंदु, जैसे मान लो कोई एक छड़ है, तो छड़ के अक्ष का जो माध्य बिंदु है उसका गुरुत्व केंद्र होगा। ठीक है,
त्रिभुजाकार ठोस है अगर, तो माध्यिकाओं का कटान बिंदु उसका गुरुत्व केंद्र होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। वृत्ताकार पटल है तो वृत्त का केंद्र उसका माध्य बिंदु होगा। ठीक है, शंक्वाकार ठोस है, ठीक है, अगर शंक्वाकार कोई ठोस है तो उसका जो गुरुत्व केंद्र है शंकु के अक्ष पर 1/4 ऊंचाई पर होगा। ठीक है, 1/4 ऊंचाई पर, ध्यान रखेंगे। और खोखला शंकु है तो 1/3 ऊंचाई पर। ठीक है, आधार से 1/3 ऊंचाई पर। समानांतर चतुर्भुज है तो विकर्णों के कटान बिंदु पर, और ठोस गोला है तो गोले का केंद्र। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कार्य। तो ये आप याद कर लेंगे कि नियमित वस्तुओं के गुरुत्व केंद्र कौन से होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होती है। यह एक अदिश राशि है। ठीक है, इसका मात्रक न्यूटन मीटर है और इसका दूसरा मात्रक जूल है। तो 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर, और W = Fs cos थीटा इसका सूत्र है। ठीक, ये कार्य की बात हुई। नेक्स्ट है 0 डिग्री में अधिकतम कार्य हुआ। जिससे आपसे पूछा जा सकता है कि कार्य किस डिग्री पर अधिकतम हुआ। 0 डिग्री जब कोण होगा cos थीटा का मान 0 होगा। ठीक है, जबकि 90 डिग्री में ये शून्य कार्य माना जाएगा, क्योंकि cos 90 का मान 0 होता है, तो पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है शक्ति। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, और शक्ति का मात्रक वाट है। बस छोटे छोटे क्वेश्चन ही आपको समझने हैं, शक्ति क्या है और शक्ति का मात्रक क्या है। तो शक्ति, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, शक्ति का मात्रक वाट है। और 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड या 1 न्यूटन मीटर प्रति सेकंड। अब ऊर्जा को देखते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा एक अदिश राशि है और इसका मात्रक जूल है, इसका मात्रक जूल है। ठीक है, गतिज ऊर्जा K बराबर 1/mv², और स्थितिज ऊर्जा P बराबर mgh। तो ये तो रहा आज का वीडियो, जिसमें मैंने काफ़ी टॉपिक्स को, पॉइंट्स को, क्वेश्चंस को कवर किया है। तो इसी तरह से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नई वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो ये बात आप ध्यान से रखेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। और तो मिलते हैं आप अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।